बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं माउज़ और आप देख रहे हैं एग्जाम पेन। अच्छा जी, अगर आप सीएसएस पीएमएस या पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स हैं, भले आपने पीए 24 में होना है या 25 में होना है, 26 में होना है, इस वीडियो में आने वाले 5 से 10 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग इंशाल्लाह साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा एग्जाम पेन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए क्रैश कोर्स लाया गया। ठीक है, ऐसे राइटिंग क्रैश कोर्स। वैसे तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ये क्रैश कोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाहर की दुनिया इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा उठा रही है, बट अब एग्जाम पेन के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी तलबा भी इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा उठाने लगे हैं और बड़ी एक कामयाबी से ये क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया और इसके रिव्यूज़ आप जाके मेरी आईडी में देख सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका नाम सुन के आप ये ना समझें कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तलबा के लिए। भले आप आइल्स दे रहे हैं, भले आप लॉयर हैं, भले आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर हो गया या अपवर्क हो गया, वहाँ पे ब्लॉग राइटिंग करते हैं या आर्टिकल राइटिंग करते हैं या ऐसे राइटिंग करते हैं। ठीक है, आप किसी भी किस्म के कंटेंट राइटर भी हैं तो ये कोर्स इंशाल्लाह आपके लिए सोने की चिड़िया साबित होगा। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे राइटिंग क्रैश कोर्स में ये जो ऐसे का नाम है, इसे आप ये ना समझो कि ये सिर्फ ऐसे राइटिंग में ही आपको मदद देगा या ऐसे राइटिंग की ही स्किल देगा, बल्कि सीएसएस पीएमएस और पब्लिक सर्विस कमीशन के दूसरे तमाम पेपर्स में भी आपके आंसर्स को ये कोर्स दूसरे एस्पायरेंट्स के मुकाबले में 4 चांद लगा देगा। अच्छा, अब ये ना हो कि इस कोर्स की क्वालिटी के बारे में सुनकर आप इस चीज़ से परेशान हो जाएंगी कि इसकी कीमत जी तो कोई 20-30 हज़ार रुपये होगी। बिल्कुल भी नहीं। एक एस्पायरेंट जिस वक्त ऐसे की तैयारी के लिए किताबें या नोट्स भी लेते हैं ना, चलो हम अकेडमीज वाली बात छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो लाखों रुपए लेते हैं, एक आम बंदा जिस वक्त किताबें भी लेता है 3-3.5 हज़ार उसे लग ही जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपको उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम पेन के प्लेटफॉर्म का गोल ये है, ठीक है, पैसे बनाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका गोल ये है कि वो एस्पायरेंट्स जो महंगी अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगी ट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस, बिल्कुल जो है एक अफोर्डेबल गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करना। अच्छा, इसी ज़मन में हम लोगों का एक सीएसएस प्रिपरेशन ग्रुप भी है एग्जाम का। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री है। उस ग्रुप में आपको मुख्तलिफ मैगजीन्स, ये जो नोआ हो गए, ये JWT के हो गए, मुख्तलिफ आर्टिकल्स, नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, अपने नोट शेयर करता रहता हूँ। और ये नहीं है कि कल आपको कहा जाएगा जी 100 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो जी, उसकी कोई सब्सक्रिप्शन है। नहीं, बिल्कुल एक फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको इन चीज़ों को माइंड में लाने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी आईडी में जाओ, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करो और हमारे साथ वहाँ पे ऐड हो जाओ। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो, हम लोग बात करेंगे कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए क्या करेगा। ठीक है, आपके कौन कौन से मसाइल को हल करेगा। ज्यादातर इस चीज पर बात नहीं की जाती जब भी हम लोगों के यहाँ पे कोई कोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्सेज से बाहर से बताया कुछ और जाता है। जिस वक्त इस तरह की चीजें तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जिस वक्त बंदा कोर्स लेता है तो वो देखते हैं वो तो इसमें थी ही नहीं जी, तो फिर तो रिव्यू गिर जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन कौन से मसाइल हल करेगा। और अगर आप रिव्यूज भी देखना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स से, मेरी आईडी में जाएं, आपको पता है ऊपर वाली 3 वीडियोस पिन वीडियोस होती हैं, उसमें सबसे पहली वीडियो में 25 पिक्चर्स हैं, वो इसका रिव्यू है। जैसे ये जो मैंने सीएसएस की ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक पोल क्रिएट किया था बिल्कुल शुरू के दिनों में। अभी तो इसकी जो सेल है वो तो बड़ी ऊपर चली गई है। उस वक्त 25-30 लोगों तक जिस वक्त पहुंचा था, फिर जब मैंने सर्वे किया उसका रिजल्ट भी आप देख लोगे, स्टूडेंट्स ने और क्या रिव्यू दिया वो सब मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये होगी, ये मैं यहाँ पे आके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं जी कि कोर्स आपके लिए क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या। इस कोर्स में आपको मिलेगी एक बुक, दी एसे हंट। इस बुक में, ये बुक है, इसमें जो है सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला ऐसे अभी हम देखने लगे हैं कुछ टाइम में। इसमें मैंने हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, अभी इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इन पे हम आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने टच किया हुआ है। डिजिटल रेवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री स्पीच, क्या दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक मेजर्स और उनके इम्पैक्ट क्या हुए पाकिस्तान पे, सी पे, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। अक्सर सीएसपीस कहते हैं जी कि आपको एक स्किल आनी चाहिए कि एक ही बात को आप गलत साबित करने की भी स्किल रखो, उसे ठीक साबित करने की भी स्किल रखो। कल को आपने डिप्लोमेट बनना है, कल को एक मुल्क के साथ दोस्ती होगी तो उसके खिलाफ, उसके लिए अच्छा बोल रहे होगे, अगले दिन उससे दुश्मनी होगी, उसी के खिलाफ गलत बोलना पड़ जाएगा। तो आपको ये स्किल बड़ी जबरदस्त आनी चाहिए। और डिप्लोमेटिक राइटिंग आपको आनी चाहिए। न्यूट्रल राइटिंग किस तरह करते हैं, उसमें वोकैब्युलरी किस किस्म की यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉबलेस फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज को मैंने टच किया, इकोनॉमी और तालीम का क्या ताल्लुक है, ये फुल लेंथ एसेज हैं, इनमें आपको तक सारी चीज़, वो मैं आगे आता हूँ क्या क्या होगा। तो एक तो ये ऐसे की बुक मिलेगी। अच्छा, बुक देने से हमारे पाकिस्तान में अक्सर ये रिवाज है जी कि ये ले लो जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बस तुम ये कर लोगे जी तो तुम्हारी कामयाबी जो है वो 110% पक्की हो गई है, ये टॉपिक्स आएंगे। नहीं, इनमें से एक टॉपिक भी नहीं आएगा तुम्हारे सीएसएस में। देखो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल है, आएगा। क्लाइमेट चेंज है, आएगा। बट ये नहीं है कि एग्जामिनर जो है आपको इसी लाइन में पूछे, यही थॉट, यही ट्रेन ऑफ थॉट रखे जो ये मैंने रखी हुई है। यहाँ पे ये नहीं है कि डेमोक्रेसी पे पूछे तो वो यही चीज़ आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक बता दो, अकाउंटेबिलिटी के बगैर डेमोक्रेसी गिर जाती है, ठीक है। वो पूछेगा मगर अपने तरीकेकार से पूछेगा। देखो ये तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको ये डेटा तो तैयार हो जाएगा, मगर एग्जामिनर जरा सा अपनी बात से बदलेगा, आप लोगों की तो वो तैयारी सारी गई। सो इस मसले को सॉल्व करने के लिए आपको साथ मिलेंगी रिकॉर्डेड वॉइस लेक्चर्स। 18 आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये लेक्चर्स आपको किस तरीके कार से समझाएंगे वो जिस वक्त मैं एसएसए पे भी आता हूँ आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे आपको ये स्किल देगा कि अगर एग्जामिनर फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एग्जामिनर ने उस पर डायनामिक्स चेंज कर दी हैं, तो आप किस तरह वहां पे बैठे बैठे खुद एक ऐसे जो है वो लिखने की स्किल अपने अंदर पैदा कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम लोग अपनी मेन बात की तरफ कि ये कोर्स किस तरह आपको आपके सपने, आपके ख्वाब पूरे करने में मदद करेगा और आपके कौन कौन से इश्यूज हैं जो ये क्रैश कोर्स जो है सॉल्व करेगा। देखो ये वो 10 इश्यूज हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आइडेंटिफाई किस तरह की वो आप मेरे किसी और वीडियो में देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ पे ग्रुप में मैंने अपने पोल बनाया, स्टूडेंट से पूछा भाई आपको सबसे ज्यादा क्या इशू है, उस बेस पे मैंने आइडेंटिफाई किया। कुछ मेरा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 4 to 5 years वो एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स को मेनली ये 10 मसाइल आ रहे हैं, इन मसाइल पे बात करते हैं। अगर आप CSS PMS और पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट हैं और आपको ये मसाइल, इनमें से कोई भी मसाइल आ रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स बिल्कुल आपके लिए, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। सबसे पहले इशू एक स्टूडेंट को आ रहा है, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। दूसरा इशू एक स्टूडेंट को आ रहा है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। एक स्टूडेंट को जिस वक्त टॉपिक मिलता है उसके माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि भाई ये 4-5 लफ्जों का मुझे एक टॉपिक मिल गया, एक फ्रेज मिल गई है, आया मैं किस तरह अब इस पे 2-2.5 हजार वर्ड लिख दूं, आखिर में कौन कौन सी डायनेमिक्स में सोचूं, आया एग्जामिनर मुझसे सवाल क्या करना चाह रहा है। सबसे बड़ा इशू जो हमारे बच्चों को आता है वो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक में आता है। चलो जी, डीकंस्ट्रक्शन अगर एक स्टूडेंट ने कर भी ली, उसे समझ आ गया कि चलो एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है, फिर वो स्ट्रक्चर ऑफ द एसे डिसाइड नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर ऑफ द एसे से ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब उसे ये नहीं पता कि मैं स्ट्रक्चर किस तरह रखूं, मैं आउटलाइन कैसी बनाऊं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाली बनाऊं, कॉज इफेक्ट वाली बनाऊं, होप हर्डल वाली बनाऊं या प्लान बनाऊं, क्या मैं हेडिंग्स, मैन हेडिंग्स अपनी किस तरीके कार से रखूं, आखिर कौन सा स्ट्रक्चर डिसाइड करूं। कभी टॉपिक आता है उस पर कोई स्ट्रक्चर होता है, किसी टॉपिक पे कोई स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे मुझे पता चल जाए कि आखिर ये स्ट्रक्चर मैंने कौन सा रखना है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ ना, मुझे 4 साल लग गई ये चीज़ सीखने में, और सबसे बड़ा मसला अगर राइटिंग में मुझे था ना तो ये थीसिस स्टेटमेंट सीखने में था। बट आई कैन अश्योर यू इंशाल्लाह 40 मिनट में आप लोग ये थीसिस स्टेटमेंट इतनी आसानी से सीख जाओगे। मैंने अपने 4 साल को इन 40 मिनट में बंद करके आपको दे दिया, ठीक है। इस दौरान डीकंस्ट्रक्शन और इस फाइनलाइजेशन करने के दौरान एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस होता है, वहाँ से गुजर के आप थीसिस स्टेटमेंट तक जाते हो। वो आगे आपको ये इन रिकॉर्डिंग्स में ये सारी बात पता चल जाएगी, और ये भी पता चल जाएगा कि एंटी थीसिस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द आउटलाइन बच्चों को नहीं आती। इसका क्या मतलब है, इसमें सबसे पहले तो हेडिंग्स किस तरह बनानी है। देखो हेडिंग्स बनाना सबसे बड़ा आर्ट होता है। एक दफा आपने ऊपर मेन हेडिंग ठीक बना ली ना, नीचे सब हेडिंग्स गपशप बन जाती हैं। हम लोग समझते हैं कि हमें फ्रेजेस बनानी नहीं आती, सब हेडिंग्स बनानी नहीं आती, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस हम लोगों को ठीक हेडर्स बनाने नहीं आते। जिस वक्त मैन हेडिंग ठीक बन जाती है, आप बुक में देखोगे किस किस्म की क्लासी मैन हेडिंग्स बनी हुई हैं, और मैन हेडिंग जिस वक्त ठीक बन जाती है, एग्जामिनर को सारा आर्ग्यूमेंट आपकी मैन हेडिंग से क्लियर होता है। हम लोग समझते हैं नीचे फ्रेजेस से उसे आर्ग्यूमेंट क्लियर होता है, नहीं, सारा आर्ग्यूमेंट क्लियर होता है हमारी मैन हेडिंग से। फिर हम लोग जिस वक्त वे फॉरवर्ड लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं जी वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन, ये बात बिल्कुल गलत है। हेडिंग बनाने के कुछ उसूल होते हैं। फिर आउटलाइन में नंबरिंग किस तरह करनी है, पंचुएशंस किस तरह करनी है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको ये प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ मसाइल को समझो कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, और इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी, सिर्फ बातें ही नहीं है, बच्चे सीख रहे हैं, उनका रिव्यू आप देख सकते हो, आपको मजा आएगा और सारी जिंदगी दुआएं दोगे मुझे। कोटेशंस को किस तरह यूज करें, बहुत बड़ा इशू है जी हमारे बच्चों में कि सर हमें कोटेशन यूज करनी नहीं आती। आखिर इसे गलत कोटेशंस क्या होती हैं, ठीक कोटेशंस क्या होती हैं, किस तरह उठाई किस तरह जाती हैं ये कोटेशंस कि हमें पता चले कि यार ये मैं ठीक यूज कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन से पहले करते हैं या बाद में करते हैं, किस जगह पे करते हैं। ऐसा गोल्डन रूल बताया मैंने इसमें कि सारी जिंदगी आपको कोटेशन पे कभी कोई इशू नहीं आएगा, आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू है पैराग्राफ डेवलपमेंट। बच्चों को ये नहीं पता टॉपिक स्टेटमेंट किस तरह बनाते हैं, इसका थीसिस स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक होता है, कनेक्टर्स किस तरह यूज करते हैं, और कनेक्टर से किस तरह कनेक्टिविटी और कोहेरेंस पैदा की जाती है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, इनमें फैक्ट्स, फिगर्स,
इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स कोर्ट्स का कितना एक रद्द अमल होता है और कितना एक बंदा अपने लॉजिक से चीज़ को प्रूव कर सकता है, इस चीज़ में बहुत बड़ा इशू है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड ओपिनियन। ये बैलेंस्ड ओपिनियन क्या चीज़ होती है? फिर कुछ सीएसपीज कहते हैं जी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए, ये डिप्लोमेटिक वोकेबुलरी, वो क्या चीज़ होती है? अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि हमने इंटरव्यूज़ में सुना है कि सीएसपी बनने के लिए आपको एक स्किल आनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल एक ही बात को प्रूव करो और उसी बात को उसी वक्त डिसअप्रूव करने की एबिलिटी आप में हो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 1 मिनट के लिए कह रहे हो कि ये चीज़ अच्छी है, उसी वक्त आप इस काबिल भी हो कि उसी चीज़ को आप प्रूव कर लो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रल रहना, ये डिप्लोमेटिक ओपिनियन देना, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी मैंने अपनी बुक में इंक्लूड की हुई हैं, ठीक है। वो अभी हम लोग इस ऐसे पे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को ये नहीं पता इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, कंक्लूजन्स किस तरह लिखते हैं ऐसे में, और इनमें क्या टोन रखी जाती है, किस किस्म की वोकेबुलरी यूज़ की जाती है। एट द एंड कोहेरेंस, यूनिटी, कनेक्टिविटी और रेलेवेंस के इन बिलाओं का नाम है, इसमें स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं। सो अगर आप CSS PMS पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट हैं और आपके भी ये मसाइल हैं जो भी हमने डिस्कस किए, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, अगर आपको डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक नहीं आती कि भाई एक टॉपिक है तो उस पर 2-2.5 हज़ार वर्ड किस तरह लिखूँ, किस तरह सोचूं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो मैंने डीकंस्ट्रक्ट कर लिया, अब मैं किस तरह, मुझे किस तरह पता चलेगा मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाली आउटलाइन बनानी है, या कॉज इफेक्ट वाली बनानी है, या होप हर्डल वाली बनानी है, या प्लान बनानी है, ठीक है। फिर थीसिस स्टेटमेंट मैंने आपको बताया मेरे 4 साल लगे, इंशाल्लाह इस कोर्स में आप 40 मिनट में सीखेंगे। इस थीसिस स्टेटमेंट के इशू होता है कि 2-2.5 हज़ार वर्ड को किस तरह मैं एक सेंटेंस में बंद करूँ। फिर ये जो चीज़ है ये मैं आपको अभी यहाँ पे बुक की मदद से बताता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या रोल होता है थीसिस स्टेटमेंट में। फिर आउटलाइन की कंस्ट्रक्शन करने में हेडिंग्स किस तरह बनाते हैं हम लोग, नंबरिंग किस तरह करते हैं, पंचुएशंस किस तरह करते हैं, और ये क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। कोटेशंस किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह उठाते हैं, इसका भी मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। पैराग्राफ डेवलपमेंट के इशू होता है, बच्चों को टॉपिक स्टेटमेंट नहीं पता होती, कनेक्टर्स का नहीं पता होता, सपोर्टिंग डिटेल्स का नहीं पता, और ये नहीं पता होता इसमें फैक्ट कितने देने हैं जी, इंटरनेशनल नेशनल रिपोर्ट्स कितनी देनी है, कोर्स कितने देने, हवाले कितने देने, और लॉजिक की क्या परसेंटेज रखनी है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं बुक में, और बुक में हम लोग आ जाते हैं जी इस ऐसे के ऊपर, ठीक है जी। हम लोग आ जाते हैं जी अपनी बुक पे हम लोग आ जाते हैं जी इस ऐसे के ऊपर, जो कि है पेज नंबर 23 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 23 के ऊपर हमारा ऐसे आ गया, ठीक है जी। ये हमारा आ गया जी ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम लोग जो है ना ये जो बुक है मेरी दी ऐसे हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको इसमें बता दिया है कि भाई इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हुए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्री स्पीच, ठीक है। ये तीसरी जंग की तरफ दुनिया जो जा रही, जंग अजीम, इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ पाकिस्तान, सी पेक, न्यूक्लियर थ्रेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉबलेस फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। और ये जो अलग चीज़ें वो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, बाकी मेरी रिकॉर्डिंग्स इनको एक्सप्लेन करेंगी। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग्स इन चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन करेंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाओ कि आपको टॉपिक दिया हुआ फ्री स्पीच शुड हैव लिमिटेशंस। आजकल देखो हर बंदा इस चीज़ पे तैयारी कर रहा है, उसे पता है कि भाई पाकिस्तान में फ्री स्पीच पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, ठीक है। इंडिया में बड़ा मसला है, इसराइल में ठीक है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से गेस्ट पेपर निकल रहे होते हैं कि भाई इस दफ़ा फ्री स्पीच पे ऐसे आ जाएगा, और हमारा माइंड क्या होता है कि भाई यही आएगा कि फ्री स्पीच पे बड़ा जुल्म है। और एग्जामिनर तो बड़ा चालाक होता है, उसने दुखती रग पे हाथ रखना होता है। अब एग्जामिनर ने बिल्कुल एक उलट टॉपिक दे दिया, वो हमेशा ट्रेंड से हट के टॉपिक देता है। अब फ्री स्पीच शुड हैव लिमिटेशन जिस तरह हम देखते हैं ना, हम लोग कहते हैं जी ये तो वही टॉपिक आ गया जो हमने तैयार किया हुआ था, और हमारा माइंड हमें असलियत समझने ही नहीं देता। जबकि यहाँ पे एग्जामिनर ये बात कर रहा है कि भाई फ्री स्पीच पे लिमिटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। ये डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक है कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए फ्री स्पीच के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमारी मेन हेडिंग आ जाएगी, और ये जो मैंने वर्ड रीजनेबल लगाया है ना, इसने सारी बात को बदल के रख दी। खैर ये चीज़ें आप फिर समझ जाएंगे, ठीक है। वंस आई हैव डिसाइडेड दिस, फिर मैं उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ थीसिस स्टेटमेंट पर। ये थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनी है, ये किस तरह फंक्शन कर रही है, ये भी आपको रिकॉर्डिंग्स में पता चल जाएगा, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग ऐसे का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर देखो हमने डिसाइड कर दिया, वर्ड जस्टिफाइड्स
प्लेसिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम इसमें बताएंगे कि भाई क्यों ज़रूरी है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। इसमें हमने बता दिया जी कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है उधर ख़त्म हो जाती है जिधर किसी और की फ्रीडम शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्री स्पीच से जो है नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है, जिस पे अगर कोई हम लोग लिमिट्स नहीं लगाते, अगर लिमिट नहीं लगाते फ्री स्पीच पे तो बगावत हो सकती है जी, डिसोबीडियंस हो सकती है जी, मजहबी मसाइल खड़े हो सकते हैं। आप जिस तरह के देखो वो फ्रांस वालों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो है वो गुस्ताखी कर लेते हैं, ये भी गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकती है जी, मॉरल वैल्यूज को खतरा है, कॉपी राइट्स के इशू आ रहा है, ये हमने बता दिए ये बातें। बट अब एक और एंटीथीसिस क्या होता है वो आपको रिकॉर्डिंग्स में पता चल जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में हमने एक चीज़ इसको भी डिस्कस करना है जो हमारे माइंड में पहले से एक बात थी कि भाई ये ना हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे ना आप जो है वो सप्रेशन करना शुरू कर दो। यहाँ पे फिर हमने कहा है कि रिस्ट्रिक्शंस आर अप्लाइड अनइवनली टारगेटिंग स्पेसिफिक ओपिनियंस, ठीक है। और इस तरह की हम सारी बातें बता देंगे जी कि जो ड्रामा हो रहा है फ्रीडम ऑफ ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे ड्रामा हो रहा है, फिर हम पॉलिसी मेजर्स बता देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अब कैसे हमने डिसाइड कर लिया वो आपको ये पता चल जाएगा, हमने ये स्ट्रक्चर किस तरह डिसाइड किया, ये हेडिंग्स हमने किस तरह बनाई, वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है। फिर हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे वो भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये कॉलन लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे लाइन छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी हुई है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़ी हुई, क्यों नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। ये मैंने ये तमाम चीज़ें ये मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ एक्सप्लेनिंग दी टर्म फ्रीडम, ये नेक पार्ट है, नेक पार्ट क्या होता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन दी रिकॉर्डिंग्स। फिर कोटेशन, ये मैंने कोटेशन यूज़ की हुई है, इसका क्या रूल है, ये मैंने किस रूल के तहत यूज़ की है, ठीक है। फिर पैराग्राफ डेवलपमेंट तो आप खैर आगे जिस वक्त इधर कंप्लीट एसेस पे आ जाओगे ना यहाँ पे आप सीखोगे पैराग्राफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से पैराग्राफ डेवलपमेंट समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ डेवलपमेंट का बड़ा मजा आएगा समझते हुए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी आप कंप्लीट एसेस में सीखोगे, कोहेरेंस, यूनिटी, कनेक्टिविटी और रेलेवेंस भी आप उधर ही सीखोगे, ठीक है। बाकी ये हर एक चीज़ जो है ना आपको साथ रिकॉर्डिंग जो है एक्सप्लेन कर रही होंगी, हर एक पेज की जो आउटलाइंस लिखी हुई हैं इस बुक की, एक तो ये लिखी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जब एक्सप्लेन होती जाएंगी हर आउटलाइन में मैं आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें सिखा रहा हूँ कि 8 आउटलाइंस में इंशाल्लाह आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल 110% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप भी मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।